बेहद प्रसन्नता का विषय है कि हमारे साथ मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। और उदय भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका इंतज़ार तकरीबन 500 बच्चे कर रहे हैं। ये प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से आए हैं, तकरीबन 30 से ज़्यादा जिलों से बच्चे आए हैं, उनके पेरेंट्स आए हैं और सब आपको पाकर बहुत अभिभूत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूं और उनके पेरेंट्स को शुभकामनाएं कि उनके इतने प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने जो उनका गोल है उसको अचीव किया है। अपने रिसेंट अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, सबको बहुत बधाई देता हूं। खूब शुभकामनाएं आपको। ये सारे 10वीं और 12वीं बच्चे के वो टॉपर बच्चे हैं जिन्होंने खूब मेहनत की है, अच्छे मार्क्स पाए हैं और फिर यहाँ पे हमने उनको सम्मानित करने का फैसला किया है। इतने सारे बच्चों को देख के कैसा लग रहा है आपको? अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं कि नहीं? बचपन के दिन याद नहीं आते। बचपन के दिन हमेशा जहन में बने रहते हो, कभी जाते नहीं। आप घर में जब अपने बच्चों को देखते हो तब आपके मन में अपने बचपन की कल्पना आती है। स्कूल में जब हम जाते हैं या सड़क पे चलते हुए छोटे बच्चे दिख जाते हैं तो कई बार अपना बचपन याद आता है और आंखें गीली हो जाती हैं। ये तो बचपन तो आदमी जीता है। मतलब उम्र के हर दौर में मुझे लगता है अगर व्यक्ति के मन में बचपन का भाव बना रहे ना तो उसकी जीवंतता भी रहती है। उसके अंदर एक थोड़ा सा एक अच्छा मन में एक फीलिंग्स बहुत अच्छी बनी रहती है। इसलिए बचपन तो आदमी को अपने जहन में हमेशा रखना चाहिए। बचपन आपने अच्छी बात कही कि बचपन तो हमेशा जीता है। ये तकरीबन 35 से 50 जिलों के बच्चे आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। और आप और हमारा एक वक्त था जब आप और हम दोनों नरसिंहपुर ज़िले के सरकारी स्कूलों से पढ़ के यहाँ तक आए हैं, मगर अब सरकारी स्कूल बहुत बदल गए हैं और बड़ा प्रयास है सरकार का कि सरकारी स्कूल लगातार बदलें। तो क्या बच्चे और हम सब लोग उम्मीद करें, आप स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, स्कूल आने वाले दिनों में और कितना बदलेंगे? मुझे लगता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम और ख़ासकर हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का, जो हमारा एक डेमोक्रेसी जिस तरह से देश में काम कर रही, समय के साथ जो सरकारें रहती हैं उनके हर सरकार का एक अपनी सोच रहती है, अपना एक माइंडसेट के साथ आगे बढ़ती है। तो इसी तरह से स्कूल एजुकेशन में भी पहले मैं खुद टाट पट्टी पे नीचे बिछती थी, उस पर बैठते थे, पढ़ाई करते थे। समय के साथ डेस्क बेंच ने उसका स्थान लिया। फिर अच्छे स्कूल बनने लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया, प्लेग्राउंड्स आए, इंडोर स्टेडियम्स आए, फिर थोड़ा और हाईटेक हुए तो डिजिटल बोर्ड्स आ गए। तो समय के साथ चीज़ें बदली। और अभी इन रिसेंट डेज़ में हम देखें, खास करके 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का। मैं भारत इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अभी 1.5 साल पहले तक, मैं 15 वर्षों से लगातार एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने काम किया। मैं सांसद के रूप में काम कर रहा था। प्राइम मिनिस्टर साहब जब से इस देश में आए, उन्होंने आते से ही मैकाले की जो हमारी शिक्षण पद्धति थी उसको एक अलग करके एक नई एजुकेशन पॉलिसी पे काम किया और नई एजुकेशन पॉलिसी उनके समय पे देश में आई। तो उससे धीरे धीरे चीज़ें बदली। पहले का स्कूल, आज का स्कूल, आप कल्पना करिए कि जहाँ पर मैं पढ़ता था वो खपरेल स्कूल था, टाटपट्टी थी। अब वहाँ 2 करोड़ का एक नया भवन तैयार हो रहा है। हम कल्पना नहीं कर सकते थे। पहले कलेक्ट्रेट भवन 2 करोड़ का नहीं बनता था, अब स्कूल भवन बन रहा है। हमारे सांदीपनी जो स्कूल्स हमने CM राइस को नाम दिया है, मॉडल स्कूल्स हैं, एक्सीलेंस हैं, और जनरल हायर सेकेंडरीज भी हमारे जो बहुत ही बढ़िया, उसमें क्वालिटी एजुकेशन, टीचर्स हमारे बहुत हाईटेक हुए हैं, कॉम्पिटिटिवनेस उनके अंदर आई है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी हम आगे बढ़े। तो अमूल चूल परिवर्तन हुआ है और मुझे लगता है कि बहुत भाग्यशाली जनरेशन है ये पीढ़ी जो है ये बहुत भाग्यशाली है कि इसे पेरेंट्स का भी फोकस मिल रहा है। पेरेंट्स भी कितने ही कमज़ोर हो, रिक्शा चालक भी है तो वो भी चाहता है मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़े। और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में पेरेंट्स भी आए। हम सब उनका सम्मान करते हैं और उनके लिए ताली बजवाना चाहते हैं कि प्लीज़ सारे पेरेंट्स को, क्योंकि आजकल बच्चों से ज़्यादा अवेयर उनके पेरेंट्स हैं। वो लगातार मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, बच्चों को शेप देते हैं।
मगर सर एक चीज़ हमने देखी है कि वो जिन स्कूलों में मैं पढ़ा हूँ या आप भी उसी जिले में स्कूलों के नाम लगातार बदले हैं, मगर स्कूल एक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे तो बदला है, मगर स्कूलों में संसाधन जैसे कि टीचर्स हैं, क्वालिटी एजुकेशन है, इस सब में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आपको ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। बेहतर करने की गुंजाइश हर युग में रहती है। आप कल्पना कर, डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगर आप जाते हो, यूरोप के देशों को देखो, अमेरिका है, लोगों को लगता है कि वहाँ सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा नहीं मानते हैं। वहाँ पर भी और बेहतर की गुंजाइश है। हम लोग जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर तो वैसे भी बहुत संभावना रहती है। मध्य प्रदेश में लगातार इस पर काम हुआ है। पहले के इसको इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बेहतर हुए हैं। हम लोगों ने ट्रेन टीचर्स के अवसर पहले से ज़्यादा खोले हैं। हमने जो टीचर्स की कमी रहती थी, सब्जेक्ट टीचर्स नहीं होते थे, बच्चों को स्पेशल टीचर्स नहीं मिलते थे, उस पर हमने काम किया है। अगर सीधी भर्ती में कहीं विसंगति है तो हमने अतिथि शिक्षकों को, ट्रेन टीचर्स जो अतिथि शिक्षक भी अच्छे, मतलब बड़े कॉम्पिटेंट बच्चे हैं वो जो आते हैं पढ़ाने के लिए, इस तरह से धीरे धीरे करके जो बेहतर से बेहतर हो सकता है। नहीं, बिल्कुल बदलाव तो हुआ है। हम भी अपने घर जहाँ रहते हैं उसके पास में सुभाष स्कूल है, वहाँ जो दीवारों के बाहर होर्डिंग्स लगे थे, उनमें जो प्रतिभाशाली बच्चों के जो नाम आते हैं, तो हमारे दौर में तो ऐसा नहीं होता, मगर अब लगातार आ रहा है। अब एमपी बोर्ड्स के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और मैं आप तमाम लोगों को बधाई दूंगा कि यहाँ पे एमपी बोर्ड्स के बच्चे ज़्यादा आए हैं। और आप लोगों के लिए एक मौका भी है कि सामने स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, युवा हैं, यंग हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत लंबा करियर है इनका। आपकी एक बात से सहमत नहीं हूँ, युवा हैं और यंग हैं। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की शादी हो चुकी, बताओ पिता यंग कैसे हो सकता है? नहीं, पर आपकी स्वीकारोक्ति की बड़ी तारीफ करना पड़ेगी, अदरवाइज तो लोग जिंदगी भर युवा ही बने रहते हैं, युवा जैसे मैं। अच्छा, मगर किसी के मन में कोई सवाल हो तो हमारे शिक्षा मंत्री जी से कुछ भी पूछ सकते हैं। ये बहुत दुर्लभ मौका है जो विस्तार न्यूज़ ये मंच आपको दे रहा है कि सामने स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, और आपके मन में यदि कोई भी सवाल हो, पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो, हाथ खड़े करिए, हम आप वहाँ तक माइक पहुँचाएंगे और आप कुछ ही पूछ सकते हैं। ये माइक यहाँ पहुँचाइए। सवाल बहुत फोकस रहेगा, छोटा रहेगा, प्लीज़। बिल्कुल। आवाज़ आ रही है शिक्षा मंत्री जी? सबसे पहले तो धन्यवाद आप यहाँ पर आए। और एक अच्छी चीज़ जो मुझे आपसे सुन के लगी कि आपने जैसा कि बताया कि टाट पट्टी से हमने शुरुआत करी थी और आज हम स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना आगे ले गए हैं। अब हम देखते हैं कि मार्केट में एआई आ गया है और कई सारी ऐसी बातें होती हैं कि बच्चों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना और समय रहते बताना, ताकि हमारी स्कूल की जो शिक्षा है वो मार्केट में जो चीज़ ज़रूरी है उससे रिलेटेबल रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अब के ज़माने में ऑनलाइन एजुकेशन एक रियलिटी है, आप भी मेरे ख्याल से इस बात को एग्री करते होंगे। फोकस करिए। तो मेरा बस ये आपसे प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मंत्री होने के नाते आपका क्या विज़न है कि मध्य प्रदेश में आप कैसे ऑनलाइन एजुकेशन, या न सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन बल्कि रिलेवेंट एजुकेशन को आप कैसे आगे बढ़ते हुए दिखना चाहते हैं? सही सर, थैंक यू सर। हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं। मुझे लगभग 1.5 बरस इस पे यहाँ पर काम करते हुए एज स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना बच्चों को, और जैसे अटल थिंकिंग लैब्स हैं, और आपका जो बच्चों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, स्किल डेवलपमेंट की तरफ उनको ले जाने की बात है, टीचर्स को लगातार ट्रेन करने की चीज़ें हैं। नए जो आज के युग के हिसाब से जो टीचर्स को पता होना चाहिए बच्चों को क्या फीडिंग करना है, उसको अपडेट रखना, उनके लगातार उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना। और मतलब मैं अगर ये कहूँ कि आज के हाईटेक वर्ल्ड में एक शिक्षक को जो बच्चे को देने के लिए पता होना चाहिए जो चीज़ें, उसे हम मैनुअली, ऑनलाइन, और जो हमारा आर्टिफिशियल तरीके जो होते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू, इस तरह से उनको चीज़ें उपलब्ध कराते हैं कि आप खुद भी तैयार हो और बच्चों को ये चीज़ें उपलब्ध भी कराओ। तो जब हम तुलना करते हैं तो हमें ज़मीन और आसमान का अंतर दिखता है। आज से 5, 7, 10 बरस पहले का मध्य प्रदेश और उसके एजुकेशन सिस्टम और आज का, बच्चे खुद भी फील करते होंगे। हमारे जो बच्चे स्कूल्स में जाते हैं उनको आज हम जैसे अभी आगे आने वाले समय में कौन बच्चा स्कूल आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, हम ऑनलाइन उसको चेक करेंगे। कौन टीचर स्कूल में कितने बजे पहुंचा, वो सही में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, फिज़िकल उसका वेरिफिकेशन हम करेंगे। साथ में हम और आगे जा रहे हैं
कि बच्चा क्लासरूम में बैठा है, अभी हम इसको पायलट के रूप में हम मध्य प्रदेश में लागू करने वाले हैं। आप बैठे हैं, आपका दिमाग कहाँ लगा है, कितने मेरी तरफ फोकस कर रहे हैं, किसके दिमाग मतलब कुछ और चल रहा है, कोई बिल्कुल कुछ नहीं सोच रहा। तो वो एक आर्टिफिशियली हम उसको मेज़र करते रहेंगे कि बच्चे कितना इस सब्जेक्ट में उनको मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, टीचर्स की तरफ फोकस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस पर भी हम लोग जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस मतलब आज का जो दुनिया है उसमें संसाधन का इस्तेमाल जितना बेहतर तरीके से हम करेंगे, मोबाइल को आप गूगल पे जाके अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए भी जा सकते हो, और गूगल पे जाके आप उसमें कुछ अपना ऐसा मटेरियल भी देखोगे जो आपके जीवन को भटकाने का काम करेगा, तय आपने करना है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आज के आधुनिक वर्ल्ड में जो बच्चों को हम बेहतर से बेहतर दे सकते हैं शासकीय स्तर पर, वो हम देने की कोशिश करें। बिल्कुल नहीं, आपका विज़न एकदम क्लियर है। मगर एक बड़ी बात जो दिख रहा है कि कोचिंग और स्कूल के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। स्कूल कमा रहे हैं, कोचिंग में ज़्यादा जा रहे हैं, कोचिंग वाले वहाँ ज़्यादा बनाते हैं, डमी स्कूल ज़्यादा हो गए हैं। तो इस सब में सोच रखा है कि बच्चे जो कोचिंग में पा रहे हैं वो स्कूल में ही पा जाएं, तो कोचिंग ना जाना पड़े। हालांकि यहाँ कोचिंग के लोग बैठे हैं। मैं बताऊं, कुछ समय के लिए जैसे पहले भी हम लोग देखते थे ट्यूशन्स चलती थी, बिल्कुल, हम लोगों ने और ट्यूशन ही पढ़ी है उस समय, लेकिन वो टीचर जो ट्यूशन देता था उसके बदले में पैसे नहीं लेता था। वो कोई होशियार बच्चा है, बच्चे को किसी को जिज्ञासा है कि मुझे और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाई करना है, तो एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पे वो टीचर से बात करता था। उन्होंने कहा ठीक है मैं शाम को फ्री रहता हूँ, आप आ जाना। तो बच्चों को पढ़ाते थे। धीरे धीरे ये थोड़ा इसका व्यवसायीकरण हो गया, और टीचर्स ने छोटे छोटे अपने घर में जगहों पे अपना कोचिंग चलाना चालू किया। फिर इसको लोगों ने एज प्रोफेशन, एज बिजनेस इसको शुरू किया। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, सबको सब काम करने का अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीमारी के रूप में अगर जाता है कि ये बच्चे को लगता है कि केवल कोचिंग से ही हम आगे जा सकते हैं, मुझे लगता है वो उससे मैं सहमत नहीं हूँ। और भारत सरकार ने भी बड़ी क्लियर सी गाइडलाइन दी है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी उनको फॉलो कर रही है, अडॉप्ट कर रही है। और डमी स्कूल्स हैं, हम उन पर, मुझे बताते हुए जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि हमने जो स्कूल बच्चों को केवल एनरोल्ड करते हैं और फ्री कर देते हैं कोचिंग के लिए, जाओ हम आपकी अटेंडेंस डालेंगे और यहाँ आके एग्ज़ाम दे लेना, जो हमको पता चल रहे हैं इस तरह के स्कूल पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। और ख़ास करके सागर रीजन में इस पर बहुत अच्छा काम हुआ है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक लोगों को मॉनिटर करें, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, और कोचिंग के नाम पे बच्चे के साथ जो एक प्रेशर डेवलप हो जाता है उसके ऊपर, क्योंकि हर युग में ये बात तय है कि प्रेशर में आप गोल अचीव नहीं कर सकते। आप जब तक आप एक अच्छे खुश मन के साथ रिलैक्स वे में नहीं जाओगे। बिल्कुल निश्चित ही स्कूलों में अच्छा एजुकेशन मिलेगा, पढ़ाई मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, एक अच्छी दिशा मिलेगी, तो लोग कोचिंग में ही क्यों जाएंगे। एक आखिरी सवाल और पूछ लेते हैं। कौन पूछ रहा है? कोई स्टूडेंट्स हो तो ज़्यादा बेहतर है, कोई स्टूडेंट पूछे तो ज़्यादा अच्छा है। इन स्टूडेंट्स को दीजिए। मेरा स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है माननीय मंत्री जी से। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बोला जाता है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश किस मीडियम। स्कूल से हैं? सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल, रीवा से। रीवा से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो सर बोला जाता है कि हिंदी पहले मीडियम। नाम बताओ अपना। आस्था तिवारी। ठीक है आस्था। सर बोला जाता है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों को बराबर कंटेंट दिया जाता है, हम उन पर बराबर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनका सिलेक्शन रेशियो बहुत ही कम है कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम। तो ऐसी क्या कमी है, हिंदी मीडियम वालों को ऐसा क्या नहीं मिलता कि उनका रिजल्ट इतना कम होता है? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ बेटा। बहुत बढ़िया सवाल। मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, और रीवा का तिवारी तो प्रश्न भी अच्छा करता है। बहुत तिवारी है सर हमारे यहाँ रीवा के, ज्ञानेंद्र तिवारी भी है। मतलब आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इसमें हम इसी चीज़ को बदल रहे हैं। आज आप टॉपर्स की लिस्ट उठा के देखोगे, आपने भी अगर टॉप किया होगा ना, हिंदी मीडियम से निकल के आए, आप मध्य प्रदेश के अंदर टॉपर्स की लिस्ट देखोगे तो आपको ये बड़ा संतोष होगा कि नहीं, हिंदी मीडियम के बच्चे भी टॉपर्स। आप हिंदुस्तान में जो IAS IPS बनते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। हाँ, तो वो जो बनते हैं आप उसमें देखो कितने शिशु मंदिर के पढ़े हुए बच्चे हैं, कितने सामान्य से स्कूलों में। मतलब आप, मैं अपनी काबिलियत की बात नहीं कर रहा, मैं क्षमता की बात कर रहा हूँ। जैसे हम लोगों की क्षमता विकास जो हुआ, हमारे अंदर जो क्षमताएं थी, टैलेंट था, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, प्राइमरी, मिडिल स्कूल, फिर मॉडल हायर सेकेंडरी सरकार के स्कूलों में। तो ये हिंदी, इंग्लिश, सरकारी, प्राइवेट, इसका फ़र्क है, लेकिन सबसे ज़्यादा
अंतर जो डालता है ना, वो आपके अंदर का एंथुजियाज्म, मतलब आपके अंदर कितना क्रेज है आपको आगे बढ़ने बिल्कुल, के इस लिए। बात पे ताली बजाई जाए, यही सूत्र वाक्य है। इस पे हिंदी अंग्रेजी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेहनत, अंदर का इंस्पिरेशन। आप कल्पना करो, मैं सामान्य सा ग्रेजुएट आदमी हूँ, मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग चला रहा हूँ, कितनी बड़ी बात है। हिंदी ताली मीडियम बजाइए। हिंदी मीडियम का आदमी, और जो मुझे इस बात को बताने में कोई संकोच नहीं है कि हर आदमी संपूर्ण नहीं होता। मैं विभाग को चला रहा हूँ तो डिस्कशन के साथ चलाता हूँ, जो चीज़ मुझे नहीं पता उसके एक्सपर्ट से बात करते हैं, इसमें कैसे हो सकता है और बेहतर क्या कर सकते हैं। जब एक पूरी टीम वर्क रहता है, सब तय कर लेते हैं नहीं ये बच्चों के लिए अच्छा है, ये टीचर्स के लिए अच्छा है, तब हम उसे लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि हम कम ज्ञान के कारण कोई चीज़ हम थोप दें और आपको जनरेशन पूरा नुकसान कर जाए, तो वो भी नहीं होता। तो अनुभव, क्षमताएं, आपके अंदर का जोश, ये 3-4 चीज़ें जब मिलती हैं ना, तब परिणाम को प्रभावित करती है। इससे मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है कि आप हिंदी से निकल के आए हो कि इंग्लिश से निकल के आए सर सिविल सर्विसेज में ऐसा ही देखा जाता है। अगर ठीक है, आज तो तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। कितनी बड़ी बात करी मंत्री जी ने। अगला सवाल। सर मेरा प्रश्न आपसे, मध्य प्रदेश शासन की एक योजना है, योजना का नाम है मेधावी छात्र योजना। मेधावी छात्र योजना में अब हमारे काफ़ी बच्चे हैं जो चयनित होकर IITs में जाते हैं, NLUs में जाते हैं, नीट के एग्ज़ाम को निकाल के कॉलेज में जाते हैं। जो मेधावी छात्र योजना की राशि है काफ़ी देरी से आ रही है। अगर हम बात करें उसमें 6-6 महीने का समय लग रहा है। तो एक तो मेरा आपसे निवेदन है कि उसके लिए आप थोड़ा इसकी व्यवस्था करिए कि समय पर आए। दूसरा, अभी जो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स का स्लैब है वो 12 लाख रुपये तक कर दिया है, और अभी मेधावी छात्र योजना के जो भी स्कीम के लाभ के लिए 8 लाख रुपये तक का कैप है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है और आपको सुझाव भी है, अगर आप इसको बढ़ा के अगर थोड़ा सा बेहतर कर पाएँ, क्योंकि काफ़ी समय से चल रहा है। 8 लाख को अगर आप 10 लाख कर पाएँ, क्योंकि इनकम टैक्स का स्लैब भी बढ़ गया है और ये समय पे आ पाए मेधावी छात्र योजना का पैसा बच्चों के लिए। आपके 2 प्रश्न हैं, एक का जवाब मैं दूंगा, दूसरे का वित्त मंत्री के पास जाना पड़ेगा आपको। स्लैब वित्त मंत्री जी बढ़ाएंगे। बाकी जो पहला आपका सवाल है वो सही है, हम लोग इसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, चीज़ें समय पे मिलें, मतलब स्कॉलरशिप समय पे जाना चाहिए, मेधावी छात्र जो स्कॉलरशिप वो भी समय मिले, यूनिफॉर्म समय पे मिले, साइकिल समय पे मिले, लैपटॉप समय पर मिले, स्कूटी समय पर मिले, हम इस पे काम कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इस साल मध्य प्रदेश में हमारा जो स्कूल लेवल का सिलेबस है, जो बुक्स है, हम लोगों ने फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में 95 स्कूल्स में किताबें भेज दी, बच्चों को सिलेबस उनके पास पहुंच गया। मतलब शुरुआत के जो एकेडमिक ईयर चालू होता है उस समय मिल गया उनको। ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोग इनका स्कॉलरशिप भी DBT समय पे करेंगे, हम यूनिफॉर्म का पैसा भी बच्चों को समय पे DBT करेंगे। हमारी कोशिश है 26 अप्रैल जब आएगा उस समय हमने तैयारी अभी चालू की है कि अप्रैल 26 में बच्चों को बुक्स, सिलेबस उनको मिले समय पर, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। उनको साइकिल बच्चियों को, बेटों को हम देते हैं, वो समय पर मिले, यूनिफॉर्म मिले, उनकी स्कॉलरशिप पिछले साल वाली है वो उनको डले। और जो बच्चे टॉपर्स रहते हैं जिनको हम स्कूटी और लैपटॉप वगैरह देने की हमारी स्कीम्स हैं, वो उनको मतलब सेशन चालू होने के पहले सारी चीज़ें उनको उपलब्ध हों। बच्चा जब स्कूल जाए तो बिल्कुल वेल इक्विप्ड होके जाए, जो उसके पास चीज़ें मिलना चाहिए उसके साथ जाए। इस पे हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है अगले 6-7-8 महीनों में आपकी जो जिज्ञासा है उसको हम पूरा यानी कि हम लोगों को आने वाले दिनों में खबरें नहीं मिलेंगी कि साइकिल नहीं बटी हैं, स्कूल नहीं, किताबें नहीं बटी हैं, सेशन शुरू हो गया है, ड्रेस नहीं बटी है। मंत्री जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इन छात्रों को बहुत उम्मीद है।